Alright. Good morning everyone. बिल्कुल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, आवाज जब चेक कर लीजिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वो थी शंट व्यवस्था के बारे में, ठीक है। शंट अरेंजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये टॉपिक कहाँ से आया था? ये टॉपिक आया यहाँ से था कि हमारे पास अगर कोई एमीटर है या हमारे पास कोई वोल्टमीटर है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह मूविंग आयरन हो, चाहे वह मूविंग वायर, किसी भी प्रकार का हो, हमारे पास एक एमीटर है और हमारे पास वोल्टमीटर है। इस एमीटर और वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट का। उसका रेंज बढ़ाने का अभिप्राय कहाँ से आता है? अगर इस एमीटर से मैं 5 एम्पीयर की करंट माप सकता हूँ, इस एमीटर से अभी के केस में अगर मैं 5 एम्पीयर की करंट माप सकता हूँ, तो इसके रेंज को मैं बढ़ा करके 10 एम्पीयर तक का अगर माप सकूँ, तो मैंने रेंज को बढ़ा दिया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को नहीं बदला, इंस्ट्रूमेंट वही है, एमीटर वही है, बस हमने क्या किया, उसके रेंज को बढ़ा दिया। अगर मैं इससे 20 वोल्ट मीटर मापता था, ठीक है, इससे पहले मैं 20 वोल्ट मीटर मापता था और मैंने इससे 50 वोल्ट मीटर कह रहा हूँ, वोल्टेज 50 वोल्ट नाप लिया, 50 वोल्ट तक मैं इससे माप सकने लगा, तो हमारा रेंज क्या हो गया? रेंज बढ़ गया। रेंज को बेटा बोलते हैं हिंदी में परास, रेंज। ये मैंने बता दिया था आपको लास्ट लेक्चर में। इसी क्रम को आज आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिकली एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम रेंज को बढ़ाते हैं, जब भी हम रेंज को बढ़ाते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, ठीक है। और उस जोड़ने के द्वारा हम अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अधिकतम मान या अधिक से अधिक मान बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 5 एम्पीयर का हमारा अगर एम्पीयर था और इससे अगर मैं 10 एम्पीयर कर रहा हूँ, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट को नहीं बदला, इंस्ट्रूमेंट वही है, सिर्फ मैंने क्या किया, इसमें कुछ अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट क्या किया? हमने शंट लगाया था, याद करो, न्यूमेरिकल भी कराया था, लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करा रखा है। एक हमने शंट लगाया है। शंट क्या होती है? पैरेलल अरेंजमेंट होता है, एक समांतर व्यवस्था होती है। पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते थे, और इसके द्वारा हमने अपने एमीटर के रेंज को बढ़ा दिया था, ठीक है। एक रेशियो आता था, करंट का रेशियो मिलता था, उससे हम अपने वैल्यू को बढ़ा देते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट को माप सकते थे, ठीक है। बेसिक्स में सब अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ की बात करें, ठीक है, वोल्ट मीटर, अभी वोल्ट मीटर हमारे पास पहले कहा कि 20 वोल्ट माप सकता है, ठीक है। इसकी क्षमता यही है, इससे ऊपर का वोल्टेज दोगे तो खराब हो जाएगा, जल जाएगा, बेकार हो जाएगा। बट इसी से हमको नापना है 50 वोल्ट, ठीक है। हम इससे 20 वोल्ट से ही 50 वोल्ट मापेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिससे ये 50 वोल्ट नापने लगे। उसे हम बोलते हैं बेटा मल्टीप्लायर, और हिंदी में बोलते हैं गुणक। मल्टीप्लायर अरेंजमेंट लिख लो इसको, गुणक।
जिस प्रकार से हम लोगों ने एमीटर में शंट के द्वारा उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, 5 एम्पियर से 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, तो आपको मेजर करना है तो आप मेजर कर सकते हो बिना इंस्ट्रूमेंट को बदले। इसी प्रकार से 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट, तो आपको वोल्टेज मापना है, आप माप सकते हो बिना इंस्ट्रूमेंट को बदले, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने एमीटर के लिए शंट अरेंजमेंट की व्यवस्था की है, शंट के द्वारा हम इसके मान को बढ़ाते हैं। शंट में क्या करते हैं मैंने बताया है, डेरिवेशन बताया है, एग्जाम के लिए आपको कुछ याद करना है, न्यूमेरिकल बताया है, उस न्यूमेरिकल को पढ़ना है, ठीक है। उसी प्रकार से हम वोल्टमीटर के लिए मल्टीप्लायर का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। चलो आज हम पढ़ेंगे बेटा मल्टीप्लायर के बारे में। आज हमारी सारी बात होगी मल्टीप्लायर के बारे में, ठीक है। अच्छा देखो, समझो ये एक वोल्टमीटर है, ठीक है, और ठीक है, इस वोल्टमीटर का जो वोल्टेज है जो मेजर करता है उसको हमने V और स्मॉल में V लिखा, कैपिटल V स्मॉल v, मतलब V छोटा सा v, ठीक है, वोल्टमीटर का वोल्टेज, ठीक है। हर वोल्टमीटर का या हर एमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हर एमीटर का हर वोल्टमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसको हमने मान लिया इसका रेजिस्टेंस क्या होगा V, R V, इस वोल्टमीटर का, और जो वोल्टेज हमको नापना है वो है V, ठीक है। तो आपने क्या किया, वोल्टमीटर को उठाया और जो वोल्टेज नापना होता है हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं वोल्टमीटर के दोनों सिरों को, जैसे एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उठाया, तो जो वोल्टेज होगा रीडिंग हमको मिल जाएगी, ठीक है, जो रीडिंग होगी हमको वो मिल जाएगी। तो ये होता है, इसको कहते हैं प्रूफ, हालांकि इसको जानना नहीं है, प्रूफ होता है, प्रूफ के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं हमको वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। मान लिया कि इसकी क्षमता मैक्सिमम थी 20 वोल्ट मापने की, और आपने 10 वोल्ट दिया यहाँ पे, तो बड़ा आसानी से ये माप लेगा, भाई 10 ही वोल्ट मापना है, 20 वोल्ट माप सकता है, मतलब आपकी क्षमता 10 रोटी खाने की है और आपने 5 रोटी दी जाएगी तो बड़े आराम से खा लोगे, ऐसी कहानी है। फिर हमने कहा चलो ठीक है यार इसको 20 वोल्ट देते हैं, तो 20 वोल्ट भी ये माप लेगा, आपकी क्षमता 10 रोटी की है, 10 रोटी तो खा ही लोगी। बट अगर हमने कहा चलो इससे हम 50 वोल्ट मापते हैं, हमने सप्लाई को बढ़ाते गए, हमने क्या कहा कि 50 वोल्ट, अब ये जवाब दे देगा, जैसे ही 50 वोल्ट इस पे थ्रो जाएगा ये डैमेज हो जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बट हमको नापना कितना है, 50 वोल्ट, और इसको बदलना भी नहीं है, कहानी समझ लेना, इसको बदलना भी नहीं है, नापना भी कितना है, 50 वोल्ट, तो क्षमता इसकी केवल है 20 वोल्ट। अब क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करेंगे, अब समझो ध्यान से क्या करें। एक चीज बताओ, मैंने बता रखा है, आपने पढ़ भी रखा होगा यहाँ पे, अगर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, इसको मैंने कहा R1, इसको कहा R2, इसको कहा R3, ठीक है, तीनों सीरीज में है, तो R बराबर क्या हो जाएगा,
श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो भाई, मैंने कहा यार यहां से करंट बहाते हैं I, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ बहेगी, वही करंट यहाँ बहेगी। क्लियर है? करंट तीनों में समान बहेगी। तो भाई यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V2, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V3। क्यों? जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस से पास होती है तो उसमें एक वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो भाई V1 का मान क्या होगा, IR1 होगा ना, V2 का मान क्या होगा, IR2, और V3 का मान क्या होगा, IR3। भाई करंट तो समान है, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में सिर्फ करंट जो है वो समान होता है। तो चूंकि करंट समान है, यहाँ भी वही करंट है, यहाँ भी वही करंट है, तो V1, V2, V3, अगर इसका वोल्टेज V1 है तो रेजिस्टेंस R1 I into R1, इसका रेजिस्टेंस R2 तो I into R2, इसका रेजिस्टेंस R3 तो I into R3। ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज क्या होगा, ये टोटल वोल्टेज, ये टोटल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल वोल्टेज क्या होगा। तो कहो कुछ नहीं सर, इसको मैं ऐड कर दूं तीनों वोल्टेज को, तो वो टोटल वोल्टेज हो जाएगा। सीरीज में है ना बच्चे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो कह सकते हो वोल्टेज बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 मतलब IR1, और यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यही ऐड कर देंगे वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ लो छोटा सा वोल्टमीटर है, मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ। देखो इसको, इस टॉपिक को बड़ा आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि मैं सीधे बताऊं कि मल्टीप्लायर क्या होता है, और उस मल्टीप्लायर के बारे में दो बार बताऊंगा, दिखाऊंगा, और सीधे डेरिवेशन पे आ जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा वहां से आपका। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट भी बना लो साथ में कैसे काम करता है। अगर मैं किसी वोल्टमीटर, अगर मैं वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूँ तो V1, V2, V3 यहाँ जो वैल्यू शो करेगा तो क्या शो करेगा, ये दोनों का सम होगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, वही मान आएगा। चाहे वोल्टमीटर से चेक कर लो, चाहे इसको ऐड करके देख लो, मान यही आएगा। ठीक है, क्योंकि मान वोल्टमीटर से यही आएगा। अब मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को, ये कहानी क्लियर अगर यहाँ तक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं कहना ये चाह रहा था, मैंने कहा 50 वोल्ट में दे रहा हूं, क्षमता है इसकी कितनी, 20 वोल्ट। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दूं, जैसे इसका वोल्टेज कितना है, अगर मैं एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा दूं, लगा देता हूं, कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, उसको नाम दे दिया RM, RM नाम दे दिया, M पर मल्टीप्लाई किया है RM। तो बेटा अब क्या होगा कि अगर मैं इस, और इसको बहने वाली करंट मान लो अगर I है, बहने वाली करंट मान लो I है, ठीक है। अब समझना पूरी कहानी को ध्यान से, मैंने दिया 50 वोल्ट, वोल्टमीटर की क्षमता है 20 वोल्ट, अभी भी 30 वोल्ट मापना है, अभी भी 30 वोल्ट मापना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज सप्लाई होगा ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रोब है, ठीक है, टोटल 50 वोल्ट हमें मीजर करना है।
50 वोल्ट क्या होगा? अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हमने नाम दे दिया VM। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, जैसे हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, वैसे भी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा जब उसमें करंट बहेगी I। तो करंट बहेगी I, रेजिस्टेंस है V, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा VM। ओम्स लॉ सबने पढ़ रखा है, ठीक है। ठीक है, अगर इस VM का मान 30 वोल्ट हो जाए, अगर मान लिया इसी तरीके से इसका मान 30 हो जाए, तो भाई बराबर हो गया ना, 50 दे रहे थे, 20 इसके पास है, 30 इसके पास हो गया, और चूंकि दोनों सीरीज में है तो जोड़ के कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। भाई 20 इसका है और 30 इसका है, दोनों मिल कितना हो गया, 50 वोल्ट। और 50 आपको मेजर करना था, 50 आपको मेजर करना था, तो वोल्टमीटर ने तो 20 ही मापा, लेकिन आपने एक रेजिस्टेंस को सिर्फ लगा करके, समझना बात को, वोल्टमीटर ने सिर्फ 20 ही मापा, लेकिन आपने एक रेजिस्टेंस को लगा करके आपने क्या किया कि 50 वोल्ट की सप्लाई को भी आपने एडजस्ट कर लिया, आपने समाहित कर लिया। अब ये 50 वोल्ट आपके 20 वोल्ट को डैमेज नहीं कर सकता। अगर ये 50 वोल्ट आपने सप्लाई दिया तो अब आपका वोल्टमीटर खराब नहीं होगा, क्योंकि 20 वोल्ट इसके पास गया, 30 वोल्ट इसके पास गया, टोटल कितना हो गया, 50 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं किसी प्रकार से Rm का मान निकाल लूंगा, Rm का मान निकाल लूं, ठीक है, और करंट का मान निकाल लूं, तो हमको Vm का मान मिल जाएगा। हमको Rm पता है, I पता है, तो Vm मिल जाएगा। तो मान लिया, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लिया हमको Vm का मान पता चल गया 30, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो भाई ये वोल्टेज तो 20 ही हो सकता है, अधिकतम इसकी क्षमता ही 20 है, तो ये 20 हो सकता है। ये हमने दिया है 50, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर कर रहा है, टोटल 50। अब समझो एक कहानी और बताता हूँ, उसी में एग्जांपल चेंज करता हूँ, अभी और समझ में आ जाएगा। ये मान लिया कि 100 वोल्ट है, ये मान लिया 100 वोल्ट है, तो ऑटोमेटिक आप कहोगे कि सर यहाँ 20 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये 20 है तो यहाँ पे 80 होना चाहिए, ठीक है, मेजर हो गया। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे 200 वोल्ट कर दो, तो आप कहोगे अरे सर यहाँ 20 है तो यहाँ पे 180 होना चाहिए, ठीक है, 180 होना चाहिए। ये तो कहानी क्लियर है, क्योंकि 20 ये फिक्स है, मैक्सिमम है, 80 इसके थ्रू ऐड हो रहा है। अब थोड़ा उल्टा समझते हैं इसको। मैंने कहा यहां वोल्टेज 200 वोल्ट है, मैंने कहा कि मैंने आई का मान, Rm का मान निकाला और हमको Vm का मान मिल गया, बताऊंगा कैसे मिलता है, बट मैं अभी जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझना कि हमने कहा कि Vm का मान अगर 200 है तो इससे क्या समझ में आता है कि जो सप्लाई हमको ये वोल्टेज मेजर करना है भाई, हमको यही मेजर करना है, ये मापना है। अब बताओ ये 20 है, ये 200 है, ये कितना होगा,
ये 220 हो जाएगा ना, तो मेजर कर लिए ना 220 वोल्ट को। अगर हमको ये कहानी पता चल जाए आरएम और बीएम की, तो हम माप सकते हैं ना। अगर मैंने कहा कि ये इसका मान आ रहा है 300, आप कह सकते हो ना कि इसका मान 320 होगा। कहानी समझ में आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, बेटा यही होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब होता है गुणक, ये बोलते हैं गुणक। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब मैं आपको थोड़ा थियरी बताऊंगा, तब थियरी लिखवाऊंगा, उसको थियरी को लिखना छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो लिखेंगे किसी वोल्टमीटर का परास, किसी वोल्टमीटर का परास बढ़ाने के लिए, किसी वोल्टमीटर का परास बढ़ाने के लिए उसके कुंडली के श्रेणी क्रम में, उसके कुंडली के श्रेणी क्रम में, देखो शंट हम लोग लगाते थे बेटा पैरेलल में, और ये लगाएंगे हम लोग सीरीज में। ठीक है, दो लाइन लिख लेंगे सबके बारे में। किसी वोल्टमीटर का परास बढ़ाने के लिए उसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में आवश्यक मान का प्रतिरोध लगाकर, आवश्यक मान का प्रतिरोध लगाकर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि परास सीमा के अधिकतम मान पर भी, कि परास सीमा मतलब मैक्सिमम जितना वो मीटर शो कर सकता है, परास की सीमा के अधिकतम मान पर भी उपयंत्र की कुंडली पर, उपयंत्र की कुंडली पर उतनी ही वोल्टता रहे, उतनी ही वोल्टता रहे। जितनी की, जितनी की उसकी सामान्य स्थिति में, उसकी सामान्य स्थिति में उसके संकेतक के, उसके संकेतक के पूर्ण विक्षेपित होने के लिए आवश्यक है, पूर्ण विक्षेपित होने के लिए आवश्यक है।
पूर्ण विक्षेपित, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फुल डिफ्लेक्शन। फुल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन फुल का मतलब क्या है, लिख लो, पूर्ण विक्षेपित होने के लिए आवश्यक है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी क्षमता मान लिया कि ये 0 से लेके 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 15 होगा, तो 5 वोल्ट होगा है, और यहाँ पे यही होगा इस प्रकार से। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब होगा, पूर्ण विक्षेपित होगा, तो क्या होगा, जब पूर्ण विक्षेपित होगा तो इंस्ट्रूमेंट हमारा जो रीडिंग है वो बेटा यहाँ शो करेगा, ठीक है। तो पूर्ण विक्षेपित मान का मतलब ये है कि फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और शब्द आपने लिखा है, वर्ड ऑफ सेंटेंस लिखा है कि जैसे जब भी हम कोई वोल्टेज को मेजर करते हैं, जब भी हम अपने रेंज को बढ़ाने के प्रयास करते हैं, और उस क्रम में जब हम श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो परास सीमा है, जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, रेंज की लिमिट है, उससे ज्यादा वोल्टेज एक्सीड ना हो, ना कि वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में होता है। कुल मिलाकर के इतना भी ना कर दो कि आपको क्षमता 20 वोल्ट है और आपने 50 वोल्ट दे दिया, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस लगा है, मैं बताता हूँ अभी, जैसे इसका क्षमता मान लो है 20 वोल्ट, समझना, और आपने जो ये लगाया श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस लगाया था, उससे जो वैल्यू मिली थी वो थी 30 वोल्ट, और आपका मीजर करना था 50 वोल्ट, आ भी रहा है इससे कितना, 50 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है, ये 50 वोल्ट आपको मीजर भी करना था, सही है। और फुल स्केल और रेंज को बढ़ाने के बाद लिमिट कितनी आ रही है, 50 आ रही है। अब ऐसा ना कर दो कि आप यहाँ से 60 मीटर करना शुरू कर दो, तो भाई मैक्सिमम तो 50 ही मीटर कर सकता है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, या फुल स्केल में 20 कर सकता है, प्लस जो हमने शंट मल्टीप्लायर लगाएंगे उसके द्वारा जो वोल्टेज मिलेगा वो मान लो 30 है, तो 50 ही तो इसकी लिमिट हुई, 50 की रेंज कितनी हुई, 50 की कितनी हुई, 50 की हुई। अब आप कहो सर हम 60 मापेंगे, तो नहीं माप सकते, यही कहानी। वोल्टमीटर का परास बढ़ाने की यह विधि, वोल्टमीटर का परास बढ़ाने की यह विधि एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के, एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के वोल्टमीटरों में की जा सकती है। एसी तथा डीसी मतलब इसका मतलब नहीं है बेटा कि वो एसी वोल्टमीटर है कि डीसी वोल्टमीटर है, एसी और डीसी दोनों प्रकार के वोल्टमीटर की व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है। और एक लाइन लिखेंगे, गुणक प्रतिरोध, गुणक प्रतिरोध, गुणक प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं ना सीरीज में, इसी को हमने बोला गुणक प्रतिरोध, मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस कहते हैं आर एम। गुणक प्रतिरोध की प्रेरकता, की प्रेरकता इंडक्टेंस कहते हैं इसको बेटा, प्रेरकता इंडक्टेंस
गुणक प्रतिरोध की प्रेरकता न्यूनतम होनी चाहिए, प्रेरकता न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम होनी चाहिए ताकि विभिन्न आवृत्ति के लिए, ताकि विभिन्न आवृत्ति के लिए उसका मान समान हो, विभिन्न आवृत्ति के लिए उसका मान समान हो। आपने पढ़ा होगा बेटा ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल, पढ़ा होगा। जब हम प्रेरकत्व निकालते थे तो हमारा मान किस पे निर्भर करता था, एफ पे। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम। एफ का मान कम होगा तो ओमेगा एल पे भी कम प्रभाव पड़ेगा, और ओमेगा एल पे जब कम प्रभाव पड़ेगा तो टोटल जो प्रतिरोध है या इसको प्रतिबाधा कह लो, या इसको इम्पीडेंस कह लो, इम्पीडेंस कह लो। आपने पढ़ा होगा ना, Z बराबर क्या होता था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं एक्ससी को ना भी काउंट करूं तो एक्सएल है, एक्सएल अगर है तो ओमेगा एल है। मैं समझा रहा हूं, बस लिखते चला, तुम्हारा मन में तो लिख लेगा, ठीक है। और एक्सएल बराबर क्या होता था, ओमेगा एल। तो बेटा ओमेगा परिवर्तन होगा तो एक्सएल परिवर्तन, देखो एफ परिवर्तन होगा तो ओमेगा होगा, ओमेगा होगा बेटा एक्सएल होगा, एक्सएल होगा बेटा तो टोटल का टोटल इंपीडेंस होगा। और ये इंपीडेंस भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इंपीडेंस जो हम कंबाइंड सर्किट में इसको इंपीडेंस कहते हैं, और हालांकि इसका बिहेवियर एज अ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्योंकि हम जब एसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कभी हम मान लो 50 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, कभी फ्रीक्वेंसी मान लो 70 हर्ट्ज है, कभी 100 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का मान बेटा बदलेगा, है ना, तो ओमेगा का मान बदलेगा, एक्सएल बदलेगा, इम्पीडेंस बदलेगा, तो रेजिस्टेंस का मान बदलने लगेगा, जो हमको नहीं चाहिए। हमको रेजिस्टेंस कैसा चाहिए, समान। जो आवृत्ति के बदलने पर भी, आवृत्ति के बदलने पर भी रेजिस्टेंस क्या हो, समान हो। यही हमने कंडीशन देखो बेटा शंट पढ़ाया था, ध्यान से याद करना। जब शंट पढ़ाया था तो मैंने वहां पे भी एक शब्द कहा था कि परिवर्तन नहीं, यहीं पे लिखा भी था उसमें, रेजिस्टेंस का मान परिवर्तन न हो। इसीलिए हम लोग ऐसी जगह परफॉर्म करते हैं रेजिस्टेंस कि हमारा जो रूम टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ पे इफेक्ट ना हो। मैंने पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा था कि एन के प्रकारों यानी किसी भी तरह एनी हाउ आर का मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आर ही का मान तो मेन है, आर का मान बेटा बदल जाएगा तो सारी कहानी बदल जाएगी। आर के मान से ही हम अपने रेंज को बढ़ा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि आर का मान यानी प्रतिरोध का मान परिवर्तन ना हो। थोड़ा बहुत परिवर्तन तो संभावित है, पर कोशिश है कि न्यूनतम परिवर्तन हो।
समान रहे। आर का मान जैसे शंट में परिवर्तन ना हो, वहां की बात है। यहाँ की बात हमने ये भी कहा कि नॉन इंडक्टिव टाइप का रेजिस्टेंस है, नॉन इंडक्टिव टाइप का रेजिस्टेंस नॉन इंडक्टिव मतलब अप्रेरकत्व प्रकार का प्रतिरोध, शायद इसको हिंदी में कहते होंगे नॉन इंडक्टिव नॉन इंडक्टिव प्रकार का हमारा रेजिस्टेंस है। तो बारीकी से बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। नॉन इंडक्टिव प्रकार का रेजिस्टेंस है, तो नॉन इंडक्टिव तो एकदम पॉसिबल नहीं, बट अगर किसी प्रकार से करंट का फ्लो होता है बेटा और क्वाइल है, वोल्टमीटर के अंदर क्या है, क्वाइल है, क्वाइल मतलब क्या, कुंडली, तो धारा के प्रवाहित होने से क्या हो सकता है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र आ जाए, स्वाभाविक चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड मतलब होगा। तो आवृत्ति एसी के केस में वहां पर फ्रीक्वेंसी होगी, एसी के केस में क्या होगी, एसी के लिए वहां फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर वैरी करेगी तो मैंने बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी वैरी करेगी तो रेजिस्टेंस वैरी करेगी, इम्पीडेंस वैरी करेगी, तो कहां समान हो पाएगा। इसीलिए नॉन इंडक्टिव टाइप का है, मतलब कि उस पे फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव ना पड़े, इंडक्शन का कोई प्रभाव ना पड़े, प्रेरकत्व का कोई उसमें ना हो। बट ऐसा पॉसिबल एकदम नहीं हो पाता है, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि आवृत्ति क्या हो, मिनिमम, ठीक है, ये कहानी। और एक लाइन पैराग्राफ फिल करके लिखेंगे, बहुत अच्छा लाइन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में आवृत्ति के कारण होने वाली त्रुटि का, आवृत्ति के कारण होने वाली त्रुटि का समंजन, समंजन बेटा होता है कंपनसेशन, कंपनसेशन करते हैं ना, विद्यमान नुकसान होती है तो और कुछ होता है तो गवर्नमेंट 2 लाख 4 इस तरह से कंपनसेट करती है। तो मान लिया, मैं बताता हूँ, वर्ड पूरा लिख लो, सेंटेंस पूरा लिख लो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में आवृत्ति के कारण होने वाली त्रुटि का, त्रुटि मतलब बेटा एरर, त्रुटि का समंजन करने के लिए प्रायः एल प्रेरकत्व, एल प्रेरकता के वोल्टमीटर गुणक प्रतिरोध के, एल प्रेरकता के वोल्टमीटर गुणक प्रतिरोध, जिसको हम आरएम कह रहे हैं, वोल्टमीटर गुणक प्रतिरोध के समांतर क्रम में आवश्यक मान का एक संधारित्र जोड़ दिया जाता है, एक संधारित्र जोड़ दिया जाता है, और संधारित्र का मान उन्होंने बताया है जो आपके बुक में है, ये जानो बस, उसको एग्जाम के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। पूरी लाइन हमने क्या लिखी समझना। तो ये बड़ा इंपरसाइज कर दिया मैंने, पूरी कहानी अब समरी करने जा रहा हूँ, उसको समझ करने जा रहा हूँ कि पूरी कहानी है इस बारे में। हमारे पास क्या है, हमारे पास मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर क्या होता है, जो वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है, वोल्टमीटर की मान को बढ़ाने के लिए या उसके ज्यादा से ज्यादा वोल्टता को मापने के लिए, रेंज को बढ़ाने के लिए। कैसे करते मैंने फिगर से बताया तो समझा दूंगा। अब कहानी जो आएगी, क्या क्या उसके अंदर होता है, नॉन इंडक्टिव टाइप का रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस ऐसा होगा, उसका जो प्रेरकता होगी, इंडक्टेंस होगा, वो क्या होगी, न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी, जिससे कि फ्रीक्वेंसी का उस पर प्रभाव ना पड़े। अगर फ्रीक्वेंसी का प्रभाव बेटा पड़ेगा तो ये डिस्टर्ब होगा, इससे ये डिस्टर्ब होगा, और इससे भी इम्पीडेंस डिस्टर्ब होगा। तो फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस डिस्टर्ब होगा, रेजिस्टेंस का मान परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित नहीं रहेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का मान अपरिवर्तित रहो, उसमें कोई वेरिएशन ना हो। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने कहा चलो ठीक है, मान लिया कि रेजिस्टेंस कितना भी हमने आइडियल बनाया, नॉन इंडक्टिव टाइप का रेजिस्टेंस बनाया, हमने मान लिया, पर फिर भी फ्रीक्वेंसी की वजह से, आवृत्ति की वजह से उसमें कुछ त्रुटि आती है। मान लिया कि त्रुटि आती है, उस त्रुटि को दूर करने के लिए या उस त्रुटि को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मल्टीप्लायर लगा है, जो हमारा रेजिस्टेंस RM लगा था, वोल्टमीटर इस सीरीज में, ये RM है ना, ये लगा हुआ है, इसके समांतर क्रम में, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर जोड़ देंगे, तो इस आवृत्ति से होने वाली त्रुटि को ये कंपनसेट करेगा। भाई त्रुटि जैसे मान लो ये त्रुटि वाली आंख है, त्रुटि हो रही है, तो कैपेसिटर लगाया, ये कंपनसेट कर देगा दोनों को लेवल में। समझ रहे हो बात को, ठीक है। जैसे सुर असुर होते हैं ना, पी चलता है इधर में, पी इधर में, पी चलता है, कंपनसेट करते हैं। वैसे ही इस आवृत्ति की वजह से कोई त्रुटि अगर होती भी है तो इसको कंपनसेशन के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। और इस कैपेसिटर का मान जो होता है वो ये, कैपेसिटर का मान क्या होता है, अगर यहाँ पे R है तो यहाँ पे R कर लेंगे, R है तो यहाँ पे R कर लेंगे। क्लियर है, इस प्रकार से हमारा मल्टीप्लायर काम करता है। अगले लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लायर को कैसे यूज करते हैं, अभी तो बेसिक बताया, इसके बेसिक क्या एडवांटेज है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कहाँ इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए तो चलो, थैंक यू। बता देते हैं, ठीक, आप लोग क्या करना कि एक जो इस चीज को रिवाइज कर लेना, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को इसमें और शंट में थोड़ा सा, तो फिर काम करना कि शंट को भी पढ़ लेना और इसको भी पढ़ लेना, मल्टीप्लायर दोनों को बेटा पढ़ लेना, ठीक है। अगर कंटेंट के लिए बुक नहीं मिलेगी तो नेट से पढ़ लेना, यूट्यूब से पढ़ लेना, लेक्चर से देख लेना, और जो मैं टेस्ट दूंगा आपको, तो आगे वाले दिनों जो आपका क्विज होता है, अभी बेसिक इलेक्ट्रिकली क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगी कि वहाँ से आपको टेक्निकल के भी ये जो पार्ट है ना, ये इंट्रोड्यूस किया है।
और तो आप लोग जैसे वीडियोस तो कुछ भी वगैरह तो आता नहीं है, देखा करो और लोगों को भी बोलो अपने क्लासमेट को भी देखें, ठीक है? बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।